वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है हमारा आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में बताते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन का सेट है। आप देखते हैं कि इसमें रेलवे टेक्नीशियन का सेट है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होता है 100 टोटल क्वेश्चन होता है। 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होता है एंड टोटल क्वेश्चन 100 होता है। और इसमें हम देखेंगे सिर्फ 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन जो होता है मैथ और रीजनिंग जो होता है, और 50 क्वेश्चन जो होता है साइंस से रिलेटेड होता है, और 10 जो होता है जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी होता है। अब इसमें हम देख लेंगे कौन सा, इसमें हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। माध्यम 1 2 3 माध्यमों 1 2 3 के अपवर्तनांक 1.46, जो अपवर्तनांक 1.46, 1.65, 1.31 यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 v2 v3 है तो इसके संबंध में निम्न में से कौन सा संबंध सही बता रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला है जिसमें फार्मूला का लिखना चाहिए μ = c/v। अपवर्तनांक इक्वल टू होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम की चाल। अब देखते हैं हमको क्या निकालना है। प्रकाश की चाल तो कांस्टेंट हो जाएगी। अब क्या निकालना है, म्यू हमको दिया हुआ है। म्यू कितना पर अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.46, 1.65, 1.31, तीनों का अपवर्तनांक अलग अलग दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, भी निकालना हुआ है, भी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, म्यू जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, म्यू जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v है। अगर इनकेस म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो भी का वैल्यू कम होगा। अब भी का वैल्यू कम होगा तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब देखते हैं कौन सा है 1.31, 1.31, 1.65, 1.46। तो कौन है सबसे कम किसका है, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। तो अपवर्तनांक v3 का ज़्यादा है तो v3 हो जाएगा। उसके बाद कितना है v1 हो जाएगा। उसके बाद कितना है v2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। v3 ग्रेटर देन v2, v1 ग्रेटर देन v2। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं कौन सा, मानव शरीर में इनमें से कौन सा सल्की उपकला में स्वतरित नहीं होता है। तो सल्की उपकला में कौन सा स्वतरित नहीं होता है, त्वचा हो गया, मुख हो गया, ग्रासिका हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सल्की उपकला त्वचा में त्वरित नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि त्वचा जो है सल्की हो जाता है, ग्रासिका भी सल्की होता है, मुख भी सल्की। तो सल्की उपकला में स्वतरित नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक। 8 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर किस प्रकार निर्देशित किया जाता है। तो किसी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक, तो एक बार चुंबक हम बनाएंगे। एक बार चुंबक को हम बनाएंगे। बार चुंबक किस तरह से बनता है, तो एक बार चुंबक को हम बनाएंगे। एक बार चुंबक हो जाएगा। और इसको देखते, इसको किस तरह से डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नॉर्थ से निकल करके इस तरह से इसका डायरेक्शन होता है। इस तरह से नॉर्थ से निकलता है और ये इस तरह से डायरेक्शन होता है। तो क्या बोल रहा है, किसी चुंबकीय बल रेखाओं में किसी चुंबक के अंदर किसी प्रकार निर्दिष्ट होता है। तो केंद्र में दक्षिण की ओर, केंद्र में उत्तर की ओर। तो ये दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, किसी चुंबक में चुंबकीय अंदर बोलता है, अंदर में कितना हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ होता है अंदर में। क्योंकि देखिए बाहर में हो जाता है, नॉर्थ से निकलेगा। बाहर में जो चुंबकीय बल रेखा है नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा। आज यही जब बार चुंबक के अंदर हो जाएगा, तो अंदर से जो साउथ से क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ उसका आंसर हो जाएगा। तो अंदर में हो जाता है साउथ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, और जो बाहर में हो जाता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। जैसे ये एक हम बार चुंबक बनाएंगे। अब इसमें जो होता है यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ये जब नॉर्थ साउथ है तो यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ निकल जाएगा। तो नॉर्थ बाहर की ओर कौन सा हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा नॉर्थ से साउथ, और अंदर की ओर हो जाएगा साउथ से नॉर्थ। तो यही किस में पूछ रहे हैं, अंदर की ओर पूछ रहा है। अंदर की ओर कौन सा हो जाएगा, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक अवतल किरण, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है। तो एक कौन सा हो जाएगा,
ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाता है परावर्तन कोण। तो क्या बोल रहा है, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो न्यून कोण बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच बनेगा तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा परावर्तन कोण हो जाएगा। तो ये हो गया आपतित कोण, ये हो जाएगा परावर्तित कोण। तो इसका आंसर कौन जाएगा, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच न्यूनतम न्यून कोण कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एक न्यूमेरिकल है। एक 2 ओम का प्रतिरोध और एक 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का ज्ञात करें। तो तुल्य प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसका एक फार्मूला है। फार्मूला कौन है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सोन मतलब कि R1 R2 R3 ऐसे कर करके। तो कौन कौन से प्रतिरोध दिया है, एक 2 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4 ओम का प्रतिरोध। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 6 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है। तो ओजोन का फॉर्मूला हो जाता है O3। ओजोन परत के क्षय का कारण कौन होता है, मीथेन होता है। तो मीथेन नहीं होगा, मीथेन ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी नहीं होगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ये भी नहीं होगा। तो CFCl हो जाता है, कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन परत क्षय का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करा के लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब बोला जा रहा है किसी एसिड किसी अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या निकलता है, क्या निकल रहा है, अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण मिल जाता है, साल्ट मिलेगा और क्या मिल जाएगा, O2 जो है जल मिल रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करा करके जब किसी अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होता है तो उस क्रिया में लवण और जल बनता है, उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रिया नहीं बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया नहीं बोला जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किससे बोलते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। और देखते हैं जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बेस जो होता है वीक हो जाता है तो कौन सा अभिक्रिया हो जाता है, जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बेस वीक हो जाएगा तो अभिक्रिया हो जाएगा एसिड अभिक्रिया हो जाएगा। जब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात बोला जा रहा है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस हो जाएगा तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि अम्लीय लवण बन जाएगा। और जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या बनेगा, क्षार लवण बन जाएगा, मतलब कि बेसिक साल्ट बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, CO लिथियम NaCl CaCl2। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका है, तो CaO का सबसे ज़्यादा क्वथनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस संगीत समारोह 2023 के विषय वस्तु की थीम क्या है, हेल्थ फॉर ऑन एवरियन, द फ्रंट लाइन ऑफ ए क्लाइमेट एक्शन, द फ्यूचर वी वांट, ग्रीनिज द ब्लू। इसका आंसर हो जाएगा द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। संयुक्त राष्ट्र दिवस संगीत समारोह 2023 का वस्तु विषय थीम क्या है, द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो मिताली राज,
मिताली राज, दीप्ति शर्मा, शांति रंगास्वामी, डेना एंड्रयूज। तो कौन बनी है इसमें? सब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डेना एंड्रयूज बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 26 नंबर जो है न्यूमेरिकल है, जो इस स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है बनाना। इसका हम आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4.2 kg। और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक जो है CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो देखते हैं कौन सा, CH3 CH2 CH3, कितना इसमें C लगा हुआ है, A1 2 3, तो CH3। मीथेन एथेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन में 3 होता है, तो प्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर को क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। CH3 इसमें क्या है, 2 मिथाइल। इसमें देखिए दो, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। 2 मिथाइल प्रोपेन इसका आंसर ही हो जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन। किसी एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। एमाइलेज की आवश्यकता होती है, लाइपेज की आवश्यकता होती है, ट्रिप्सिन की आवश्यकता होती है। इसमें कोई किसी एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो पेप्सिन की आवश्यकता होती है। लाइपेज जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो किसका बोल रहे हैं? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना बोल रहे हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, एक होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो इसमें क्या बोला है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S 4S 60S 40S 60S और 30S। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा 50S और 30S। इसका आंसर हो जाएगा। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम उपकला के लिए कितना हो जाएगा? तो इसका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम उपकला के लिए 50S और 30S होता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम उपकला के लिए 60X, यूकैरियोटिक राइबोसोम के लिए 60XS और 40S होता है। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हेपेटाइटिस ए के कारण किस अंग में की सूजन होता है जो गंभीर बीमारी का कारण बनता है? हेपेटाइटिस ए एक यकृत का बीमारी है जो लीवर संबंधित बीमारी है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। और इसके हेपेटाइटिस का मुख्य कारण क्या है? जॉन्डिस या पीलिया, ये भी हेपेटाइटिस का ही कारण है। बहुत अधिक थकान होना, अचानक से वजन कम हो जाना, यूरिन का रंग बदल जाना, ये सब किसका हेपेटाइटिस का कारण है। और हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरस संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस एक वायरस संबंधित बीमारी है जो कि यकृत मतलब कि लीवर को इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE 5 प्रकार के हो गया। और हेपेटाइटिस के बीमारी के लक्षण बता देते हैं आपको। जॉन्डिस या पीलिया होना, बहुत थकान होना, अचानक से वजन कम हो जाना, यूरिन का रंग बदल जाना, ये सब हेपेटाइटिस बी का क्या है? कारण है। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी का कारण है। 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र से संबंधित है? तो मच्छरों के जीवन चक्र से संबंधित क्या? अंडा बनेगा, अंडा के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा, उसके बाद बेस्क बनेगा, तब पूर्णक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत ही हो जाएगा। पूर्णक पहले नहीं बनता है, पहले अंडा हो जाएगा, फिर अंडा और प्यूपा, पूर्णक नहीं, प्यूपा उसके बाद होता है पूर्णक। अंडा बनेगा, लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा, उसके बाद पूर्णक बनेगा। पूर्णक को ही बेस्क बोले, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण में
कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच को संबंध दर्शाता है? तो जीवों के वर्गीकरण में कुल और जाति के बीच जो होता है, कुल और जाति के बीच आता है कौन सा? वंश आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ओलिसो अंडरवोल्टा, इरेटो एस्थनीज। जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इरेटो एस्थनीज ने दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 93वां संविधान संशोधन 2005, 51वां संविधान संशोधन 2023, संविधान संशोधन 54वां संविधान संशोधन 2006, 52वां संविधान संशोधन 2003। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 46, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं? जनन कोशिकाएं होते हैं, जो पुष्प के जनन कोशिकाएं दो प्रकार के दो हैं, एक पुंकेसर है और एक स्त्री केसर है। पुंकेसर जो है मेल पार्ट को दर्शाता है और स्त्री केसर जो है स्त्री को दर्शाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से है। बाह्य दल एवं पुंकेसर, बाह्य दल गलत हो जाएगा, पंखुड़ी वर्तिका गलत हो जाएगा, प्रकाश कोष और बाह्य दल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो? पुंकेसर और स्त्री केसर जो होता है, पुष्प के दो जनन अंग जो हो जाए पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर जो है मेल पार्ट को दर्शाता है और स्त्री केसर जो है फीमेल पार्ट को दर्शाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसको बनाया जाएगा। ए जो होता है श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ए भी जो होगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और दोनों जो श्रेणी क्रम में आने के बाद वो बन जाएगा कौन सा? ए उसके बाद बन जाएगा कौन सा? पैरेलल में बन जाएगा, समानांतर क्रम में बन जाएगा। तो श्रेणी क्रम के फॉर्मूला होता है श्रेणी का R1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2। अब इसको देखते हैं। R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 10 2 12 ओम हो जाएगा। R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 7 कितना हो जाएगा? 24 ओम हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या बनेंगे? ये दोनों श्रेणी क्रम में था और ये जो नीचे वाला श्रेणी क्रम में है। अब दोनों श्रेणी क्रम में आने के बाद दोनों क्या हो जाएगा? दोनों समानांतर क्रम में हो जाएगा। ऐसा डायग्राम में होता है। अब समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर है जाएगा? इसका 8 ओम इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज के पदार्थ निम्न में से किसके बने होते हैं? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। जब उच्च गलनांक होगा तो फ्यूज के काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध है निम्न गलनांक, ये भी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध है निम्न गलनांक, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर फ्यूज के पदार्थ निम्न में से किसके बने होते हैं तो प्रतिरोध हाई होना चाहिए, उसका गलनांक निम्न होना चाहिए। गलनांक निम्न होगा तभी वो प्रतिरोध हाई होगा, तभी वो V बराबर IR हो जाएगा। V बराबर IR, जब प्रतिरोध हाई होगा तभी ये वोल्टेज को जाने देगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा और निम्न गलनांक हो जाएगा तो ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से डायरेक्ट क्या हो जाएगा? निम्न गल जाएगा। जैसे कि परिपथ टूट जाएगा तो हो जाएगा निम्न गलनांक जरूरी है और उच्च प्रतिरोध जरूरी है। और फ्यूज तार बना होता है किसका? PB प्लस SN का बना होता है, सीसा प्लस टीन का फ्यूज तार बना होता है। और फ्यूज तार को कभी भी जो होता है श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज तार को कभी भी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और जो हमारे घर होता है, हमारे घर के वायरिंग जो होता है वो हमारे घर का वायरिंग पैरेलल में होता है, समानांतर क्रम में हमारे घर का वायरिंग होता है। और डोमेस्टिकल बोला जाता है। डोमेस्टिकल वायरिंग किस तरह का होता है? पैरेलल क्रम में होता है। और जो फ्यूज तार लगाया जाता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखते हैं एक वस्तु, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर, एक वस्तु जिसकी स्थिर अवस्था में चलने पर, मतलब कि स्थिर अवस्था बोले तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0।
और 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति तय करता है, 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति करता है, तो त्वरण ज्ञात करें। त्वरण इक्वल टू फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। फाइनल वेलोसिटी इसमें कितना है 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा 50 क्वेश्चन। थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया गया है। मृत्यु के सभी पहलुओं को, बच्चों के पैतृक सुलझाने के लिए, सजीवों की पहचान के लिए, तो झूठ का पता लगाने के लिए। तो थैमेटोलॉजी विज्ञान किसके लिए किया गया है, तो मृत्यु के सभी पहलुओं को जांचने के लिए किया गया, थैमेटोलॉजी विज्ञान का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सर्वप्रथम वैक्सीन की खोज किसने किया था। सर्वप्रथम वैक्सीन की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रेनॉल्ड रोस, जॉन सॉल्क। तो सर्वप्रथम वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किसके लिए किया था, तो चेचक के टीके के लिए किया था एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम वैक्सीन की खोज। जॉन साल्क ने पोलियो का किया था। लुई पास्चर ने क्या पाश्चुरीकरण दिया है, जो दूध के पाश्चुरीकरण 70 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। रोल्फिया पौधे के किसी भाग का उपचार किया जाता है। रोल्फिया पौधे के किस भाग का उच्च रक्त उपचार किया जाता है। रोल्फिया पौधे किस भाग से, तो रोल्फिया पौधे के जड़ भाग से, रोल्फिया पौधे के जड़ भाग से उच्च रक्त उपचार किया जाता है। और रोल्फिया जो होता है एक प्रकार का पौधा है। सर्पगंधा भी उच्च रक्तचाप में सहायता करता है। 53 क्वेश्चन। लैंगरहंस दीपिका निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। लैंगरहंस दीपिका जो है कहाँ पाया जाता है, प्लीहा में नहीं पाया जाता है, यकृत में भी नहीं पाया जाता, लिवर पिट्यूटरी में नहीं। लैंगरहंस दीपिका कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है, सिंधु नदी जो है बंगाल की खाड़ी में न गिर करके पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी जो है गुजरात के आसपास, गुजरात में जाकर के गिरती है, गुजरात में जाकर के अरब सागर में गिरती है। ताप्ती जो है सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, तो सूरत कहाँ है, गुजरात में। ये भी कहाँ जाकर के गिरेगी, अरब सागर में। तो कौन सा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी हो जाएगी, कौन सा, कावेरी नदी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की दर्जा कौन देता है। निजी उद्यम विभाग, लोक उद्यम विभाग, गृह मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम को महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है, तो लोक उद्यम विभाग जो है मिनी रत्न का दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 66 नंबर। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अगर हीमोग्लोबिन हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या हो, कौन सा रंग हो जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। हीमोसाइनिन क्या बोल रहा है, हीमोसाइनिन, तो हीमोसाइनिन के कारण नीला रंग हो जाता है। कुछ जंतुओं के ब्लड जो होता है हीमोसाइनिन के कारण नीला हो जाता है। हीमोसाइनिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन 1.38 हो तो प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा। आवर्धन अगर माइनस हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा, -1.38 बोलता है, नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितने मान होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, जो एक दूसरे के कभी नहीं काटती है एक दूसरे को। अब क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। किसी क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर 2 मान होते हैं।
क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होते हैं, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकाधिक मान होते हैं, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर 3 मान होते हैं। तो क्या बोलता है, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अद्वितीय मान होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले बहुत ही अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को घुमाया गया है, किस तरह से घुमाया गया हम इसको देखते हैं। 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ऊपर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्या लिख रहा है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो पूछ क्या रहा है, कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। जब कुल प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम में पूछा जाता है, तो कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 कितना है, 30 है, और कितना है, एक दूसरा प्रतिरोध कितना है, 6 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर रही बात वोल्टेज का, तो वोल्टेज का नो यूज। इस क्वेश्चन में वोल्टेज का नो यूज है, क्योंकि टोटल कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। और जब कुल प्रतिरोध पूछ रहा है तो कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2, R1 का भी वैल्यू दिया, R2 का भी वैल्यू दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है इसे करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, इसीलिए बोले कि क्वेश्चन जो है लॉजिकली क्वेश्चन है। राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाले एक बल्ब खरीदा, ठीक है। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाता है। संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं P बराबर एक फार्मूला होता है, P बराबर फार्मूला होता है VI, P बराबर क्या है, VI होता है। और एक और फार्मूला है जो ओम का नियम दिया गया है। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। अगर हम यहाँ से I को निकालते हैं तो क्या I इक्वल टू कितना हो जाएगा, R बाई V। तो P बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, I बराबर मेरा हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। I बराबर जब V बाई R होगा तो हम I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो P इक्वल टू कितना दो है, V इंटू V बाई R। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। तभी यहाँ पे देखेंगे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। किसको मान पूछना है हमको, R के मान निकालना है। P का मान दिया गया है और V का मान दिया गया है। अब देखते हैं हमको R का वैल्यू निकालना है। R इक्वल टू हो जाएगा, R का वैल्यू कितना, P का मान दिया है 50 वाट, और गुने V का मान कितना दे, 220 गुने 220। अब इसको 220 गुने 220, सॉरी, अगर इनकेस मान लिया जाओ आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, P बराबर V स्क्वायर बाई R है, तो इसको तो हम प्रूव किए। अब देखते हैं कौन सा, P बराबर V स्क्वायर बाई R, इसको हम प्रूव किए हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। जब V स्क्वायर बाई R, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे। 220 V का वैल्यू है और 220 V का वैल्यू है, और कितना R निकालना है, कितना हो जाएगा, P है। तो P का वैल्यू कितना है, 50 वाट। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग आई गेट आंसर 968 ओम, 96968 ओम। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने किसी स्थान पर रखी वस्तु का अनंत तक एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सामने किसी स्थान पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बने। जब वस्तु फोकस पे हो जाएगा, जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर को, जब सूरज का प्रकाश किसी घने जंगल के बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में कुछ जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को खाली स्थान करती है और टिंडल प्रभाव करता है। तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश की परिकिरणित होता है। जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी छत से छोटा सा छिद्र से एक आते रहता है, छोटे कण दिखाई देता है। वो क्या होता है, परिकिरणित के कारण आता है। टिंडल प्रभाव वही है। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है।
मेडलिफ की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है? मेडलिफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय होते हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ये भी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नोबेल गैसों को मौजूद क्रम भंग किए बिना नए समूह में रखा गया जा सकता है, सही है। मेडलिफ की आवर्त सारणी के मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह तथा क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका है, तो मेडलिफ की आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान कोई निश्चित नहीं दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। बहुत बार एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में नहीं थे, बिरला में भी नहीं, दिल्ली बिरला हाउस में भी नहीं थे, वाराणसी में भी नहीं थे, कहाँ में थे? तो कलकत्ता में थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप मार के आइएगा, एक एग्जामिनर करेगा आपको इसको गलत, क्योंकि वो कहाँ में थे? तो दिल्ली में थे। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरी ब्लोजम, एक चेरी ब्लोजम फेस्टिवल मनाया जाता है। चेरी नृत्य किस पारंपरिक राज्य से संबंधित है? कहाँ से हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। चेरी ब्लोजम कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो फ्रेडरिक वोहलर जो था यूरिया का संश्लेषण किया था। यूरिया के संश्लेषण में किसका? अमोनिया साइनाइड का यूज किया गया था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अमोनिया साइनाइड हो जाएगा, जो यूरिया के संश्लेषण में यूज किया गया था। कौन सा? अमोनिया साइनाइड, ना कि मिथेन नाइट्रेल अमोनिया, सिर्फ अमोनिया नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं, जो अमोनिया साइनाइड इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। रेखीय पेशी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी कोशिकाएं लंबी होती है, अंशुडी सिरों वाली या असंखित होती है, इसकी कोशिकाएं लंबी बेलनाकार असंरुदित और आखित होती है, इसे स्पष्ट हल्के और गहरे पट्टी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाता है। क्या होता है? रेखीय कोशिकाएं हल्के और स्पष्ट गहरी पट्टी होती है। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फसलों की कटाई से बचाने के लिए यूज किया जाता है? फसलों की कटाई से बचाते सहायता होता है पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर में देखिए किसमें पोटेशियम है, सोडियम गलती हो जाएगा, कैल्शियम आयरन गलती हो जाएगा, कैल्शियम पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम पोटेशियम सोडियम गलती हो जाएगा, कैल्शियम पोटेशियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन। त्योहारों के समय भवनों में लगाए जाने वाली लाइटें, झालरें निम्न में से किसका उदाहरण होता है? समानांतर परिपथ, चुंबकीय प्रभाव, श्रेणी क्रम और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं, श्रेणी क्रम होता है। इसीलिए आप देखते हो कि जब भी जो समानांतर क्रम यूज किया जाता है तो एक बल्ब जो होता है दूसरे बल्ब से कनेक्ट होता है, दूसरे बल्ब तीसरे बल्ब से कनेक्ट होते हैं, एक बल्ब जलना बंद हो जाता है तो और टोटल झालर जो है, एक बल्ब खराब होता है तो टोटल झालर ही खराब हो जाता है। इसलिए बोला जाता है क्या कि श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है झालरों वाली लाइट। अब देखते हैं कौन सा नंबर 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डिम्ड ग्रंथि हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्रंथि के लिए हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है डिम्ड ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण होता है। अब देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुम्बकीय का निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बक बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा? इस्पात हो जाएगा, आंसर नहीं हो जाएगा, एल्युमिनियम भी नहीं हो जाएगा, तांबा भी नहीं हो जाएगा, आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृदु लोहा जो विद्युत चुम्बक बनाने में सबसे उपयुक्त है। 92 नंबर क्वेश्चन। वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या बोला जाता है? एरिलोरा ऊतक, उपकला ऊतक, वसामय ऊतक, संयोजी ऊतक। तो जो वसा संग्रहित करने वाले ऊतक हो जाए उसको वायमया ऊतक जो
वसामय ऊतक बोला जाता है। अब देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियाँ का निर्माण करता है। तो जो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा वृक्क नलिकाएँ जो है वृक्क नलिकाएँ के अस्तर लार ग्रंथियों के वाहिनियों का निर्माण करता है। इसका आंसर हो जाएगा सल्क उपकला, स्तंभकार उपकला, ग्रंथि उपकला, घनाकार उपकला। इसका आंसर हो जाएगा घनाभाकार उपकला जो होता है सल्क नलिकाओं के अस्तर के ग्रंथियों को वाहिनियों का निर्माण करता है। 99 नंबर क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना किया गया है। सार्क एनर्जी सेंटर, सार्क कल्चर सेंटर, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, सार्क एग्रीकल्चर। तक कौन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। अब सार्क के बारे में कुछ देख लेते हैं। सार्क का गठन किया गया था 8 दिसंबर 1985। इसमें जो है 8 सदस्य जो हैं सार्क देशों में 8 सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे, मालदीव श्रीलंका। 8 सदस्य काउंट करेंगे कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान। देखिए कितना हो गया, 7 गो हो गया, जो कि इंडिया से सब पड़ोसी देश हैं। और इसका गठन किया गया था 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन किया गया था। और जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 99 का सी हो जाएगा। भारतीय रूपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, धीरज तिवारी, हरिशंकर, मनोज कुमार। तो डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा जो है ये जो है ये वाले डिजाइन किया गया था। रुपया का सिंबल जो है इसी तरह से इसको मान्यता 2010 में मिला गया है और डॉक्टर उदय कुमार ने इसको डिजाइन किए हैं। इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आरआरबी टेक्नीशियन वीडियो आप देखते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द लेने वाली है। इलेक्शन ख़त्म हो गया है, एग्ज़ाम जल्द लेगा आपको। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़े और वहाँ पर रेगुलर वाइज में प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप जाकर के उसको अटेंड करें और बेनिफिट उठाएँ। थैंक यू।